स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स पिछले सप्ताह में। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन और मैं आपको बताऊंगा हिंदुस्तान के सभी कोर्ट्स से आने वाली बड़ी अपडेट्स के बारे में संक्षेप में। लेकिन अगर आप किसी भी खबर के बारे में गहराई से जानना चाहते हो या अन्य ज़रूरी खबरों के बारे में पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर लॉग इन करिए हमारी वेबसाइट पे www.livelaw.in या हमारी हिंदी वेबसाइट पे hindi.livelaw.in। साथ ही इन खबरों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राज्य में फाइबर नेट घोटाले में अग्रिम जमानत के लिए आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की याचिका को 9 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें इस सप्ताह की शुरुआत में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने से ये कहते हुए इनकार किया कि ये विधायिका को तय करने का मामला है। हालांकि बेंच के सभी न्यायाधीश इस बात पर सहमत हुए कि भारत संघ अपने पहले के बयान के अनुसार विवाह के रूप में उनके रिश्ते की कानूनी मान्यता के बिना समलैंगिक संघ में व्यक्तियों के अधिकारों और अधिकारों की जांच के लिए एक समिति का गठन करेगा। कोर्ट ने सर्वसहमति से यह भी माना कि समलैंगिक जोड़ों को हिंसा, धमकी, हस्तक्षेप के दबाव के बिना सहवास करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे रिश्तों को विवाह के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कोई भी निर्देश पारित करने से परहेज किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एस. संजय किशन कौल, एस. रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की बेंच ने 18 अप्रैल 2023 को याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की थी। कठोर विचार विमर्श के बाद बेंच ने 11 मई 2023 को इसका फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 4 फैसले सुनाए। ये सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा द्वारा लिखित हैं। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। राष्ट्रीय राजधानी में पूर्व शराब नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो और परिवर्तन निदेशालय दोनों द्वारा उनकी जांच की जा रही है और वह इस फरवरी से जेल में है। सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत से इनकार के खिलाफ अपील की है। अंतरिम बहस के दौरान सिसोदिया के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी सबूत ने मामले से संबंधित रिश्वतखोरी गतिविधि में सिसोदिया को शामिल नहीं किया है। दूसरी ओर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने विजय नायर से उनकी नज़दीकियों पर जोर देते हुए कहा कि सिसोदिया इस मामले के बीचों बीच हैं और उन्हें शराब नीति से होलसेलर्स को 12% प्रॉफिट देने की कोशिश और साजिश के तहत अरेस्ट किया गया है और वो इसके दोषी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करिए www.livelaw.in पर। इस महीने दिल्ली पुलिस ने न्यूज़ क्लिक से जुड़े प्रमुख पत्रकारों के आवासों पर छापेमारी की, 46 संदिग्धों से पूछताछ की, उनके इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जब्त किया और आखिरकार दिन भर की तलाशी, जब्ती और हिरासत के अंत में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत प्रधान संपादक प्रबीर पुरकस्त्या और संगठन के मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया गया। ये उन आरोपों के बाद है कि पोर्टल को चीन समर्थक प्रचार के लिए धन प्राप्त हुआ था। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उनके रिमांड आदेश को बरकरार रखने के बाद उन्होंने अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। पुरकस्त्या और चक्रवर्ती ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि गिरफ्तारी के आधार उन्हें लिखित रूप में प्रदान नहीं किए गए थे। उन्होंने पंकज बंसल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का हवाला दिया जिसमें लिखित रूप से आधार प्रदान नहीं करने के कारण पीएमएलए के तहत कुछ गिरफ्तारियों को अवैध घोषित कर दिया गया था। यही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भी उठाया गया है जिसने अदालत कक्ष में संक्षिप्त बातचीत के बाद अपनी विशेष अनुमति याचिकाओं में नोटिस जारी किया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के कहने पर अदालत जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए भी सहमत हुई जो 30 अक्टूबर को थी। हम इस मामले में और अपडेट के साथ वापस आएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करिए www.livelaw.in पर। 2024 में संसदीय आम चुनाव से पहले सितंबर 2023 में संसद द्वारा पारित महिला आरक्षण विधेयक या वुमेन रिजर्वेशन बिल को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। पिछले महीने भारत के राष्ट्रपति ने महिला आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे जिससे पहले संसद के दोनों सदनों द्वारा सर्वसहमति से यह बिल पारित किया गया था।
संशोधन, जो कि 106वां संशोधन है अधिनियम 2023, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के ऊपरी सदन और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। ताज़ा घटनाक्रम में कांग्रेस नेता डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 2024 के आम चुनाव से पहले इसे तत्काल लागू करने का आग्रह किया है। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 19 अक्टूबर को 3 महीने की बच्ची के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोपी व्यक्ति की दोष सिद्धि और मौत की सजा को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया था। अपराध की तारीख से रिकॉर्ड 23 दिनों में समाप्त होने के बाद मुकदमा सुर्खियों में आ गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 25 वर्षीय सड़क पर रहने वाले नवीन की दोष सिद्धि और सजा की पुष्टि की गई थी। मार्च 2019 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने नवीन की विशेष अनुमति याचिका में चुनौती दी थी और इंदौर पीठ के फैसले पर अस्थायी रोक लगाई थी। अब ये मामला फिर से शुरू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 20 अक्टूबर को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को मैनुअल स्कैवेंजिंग यानी हाथों से सुअर साफ करने की प्रथा का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट निर्देश जारी किया। भारत में इस घृणित प्रथा के जारी रहने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुअर में होने वाली मौतों के मामलों में मुआवजा बढ़ाकर 30 लाख रुपए किया जाना चाहिए। न्यायालय ने सीवर संचालन से उत्पन्न स्थायी विकलांगता के मामलों में भी मुआवजे को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का निर्देश दिया और अन्य प्रकार की विकलांगता के लिए मुआवजा 10 लाख रुपए से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा भी कहा। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। पिछले साल अक्टूबर में बीजेपी नेता अमित मालविया ने द वायर के खिलाफ उनकी प्रतिष्ठा पे दाग लगाने की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके संबंध में द वायर के संपादकों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए थे। एक मैजिस्ट्रेट अदालत ने 23 सितंबर को इन उपकरणों को जारी करने का आदेश दिया था। बाद में इस आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा एक एप्लीकेशन दायर की गई और एडिशनल सेशंस जज ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि ये पूरी तरह अंतरिम प्रकृति का है। अदालत ने कहा कि प्रेस को हमारे महान लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और अगर इसे स्वतंत्र रूप से काम करने और संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई तो यह हमारे लोकतंत्र की नींव को गंभीर चोट पहुंचाएगा। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। पिछले साल गुजरात के खेड़ा जिले में सार्वजनिक रूप से पिटाई की एक घटना ने तब व्यापक ध्यान आकर्षित किया जब घटना का एक वीडियो वायरल हो गया। बताया जाता है कि पीड़ित युवा मुस्लिम पुरुषों का एक समूह नवरात्रि उत्सव के दौरान उधेला गांव में एक सांप्रदायिक झड़प के बाद दिन दहाड़े पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार के शिकार हुए थे। इसके बाद एक प्रभावित परिवार के 5 सदस्यों द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई, जिसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने हिरासत में यातना पर सुप्रीम कोर्ट की DK बासु दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए 4 पुलिस अधिकारियों को अदालत की अवमानना का दोषी पाया। अधिकारियों को 14 दिनों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई और प्रत्येक 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि सजा के होने पर 3 महीने के लिए रोक लगा दी गई है, जिससे आरोपी वकील को फैसले के खिलाफ अपील करने का समय मिल गया है। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि जहां दोनों पति पत्नी समान रूप से योग्य हैं और समान रूप से कमाते हैं, वहां हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 के तहत पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने कहा कि धारा 24 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अधिनियम के तहत वैवाहिक कार्यवाही के दौरान कोई भी पक्ष विकलांग ना हो और केवल धन की कमी के कारण मुकदमा चलाने में वित्तीय मुश्किल का सामना ना करना पड़े। इस बारे में और जानकारी के लिए लॉग ऑन करिए www.livelaw.in पर। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelaw.in, जहां आप इन सारी खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताज़ा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज़। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपये प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।